नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं भूपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा जिले में फिर फूटा कोरोना बम। अभी तक में सबसे बड़ी संख्या रीवा में 19 लोग एक साथ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सीमेंट मजदूरों की समस्याओं को लेकर सीटू के तत्वावधान में किया गया कलेक्ट्रेट का घेराव। मांगे नहीं मानी गई तो होगा आंदोलन। कांग्रेस नेताओं ने की संयुक्त पत्रकार वार्ता। भाजपा पर लगाए कई आरोप। कहा शहरों में फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतती रही है बीजेपी। और सड़क दुर्घटना के बाद न्याय की गुहार लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा सांसद आवास। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। रीवा जिले में फिर फूटा कोरोना बम। एक साथ 19 मरीज पाए गए कोरोना पॉजिटिव। कोरोना संक्रमण का तेजी से विस्फोट होगा, ऐसी चेतावनी WHO द्वारा लगातार जारी की जा रही थी। बावजूद इसके स्वास्थ्य अमला इस मुद्दे को लेकर इतना गंभीर नहीं हो पाया जितना होना चाहिए। इसी का परिणाम है कि रीवा जिले में एक साथ इतनी मात्रा में कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। रीवा जिले के हनुमना में अभी तक में सबसे ज़्यादा मरीज पाए जा चुके हैं। अब तक में यहां से 28 लोग कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इसके पूर्व हनुमना में 7 जुलाई को 1 केस तथा 11 को 9 केस एक साथ पाए गए थे। इसके बाद 15 तारीख को एक साथ फिर से 18 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इस बात से जिले भर में हड़कंप मचा हुआ है। अगर हम बात करें अभी तक में रीवा जिले की तो 113 लोग कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं, जिसमें से 68 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। इसके बाद अभी भी 47 लोग एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है। इसके बाद प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा पूरी एरिया को कंटेनमेंट कर दिया गया है। वहीं इनके कॉन्टेक्ट्स में आने वाले लोगों के सैंपल भी लिए गए हैं और भी लोगों की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इसके अलावा रीवा शहर के अमैया मोहल्ले में भी एक 66 वर्षीय वृद्ध की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। वृद्ध का घर रिफ्यूजी कॉलोनी में बताया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में CMHO डॉक्टर RS पांडे से बात की गई तो इन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। ये सही है कि हनुमाना में कोरोना पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं। हनुमाना में कुल 28 केस अभी तक पाए गए हैं और ये पहले दिन हमारा 7 तारीख को 1 केस हुआ था। उसके बाद 11 तारीख को 9 केस हुए थे और 18 केस इसमें कल पाए गए हैं। ये उसकी पूरी व्यवस्था की गई है, केस बढ़ने ना पाए। पूरा वहाँ पे कंटेनमेंट बना दिया गया है और लगभग 200 लोगों का वहाँ पर सैंपलिंग अभी तक ले ली गई है और इसीलिए चूँकि सैंपलिंग हमने अच्छी ज़्यादा बढ़ाई हुई है, उसके कारण वहाँ पे केसेस यदि हैं तो वो दिख भी रहे हैं। तो ये इसमें कोई डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितनी सैंपलिंग बढ़ेगी तो जो छिपे हुए केस है, जो सिम्टोमेटिक नहीं है, तो वो भी टेस्ट के माध्यम से हमें पता चलेंगे और उनका हम उचित उपचार कर सकेंगे। ये सही है कि एक 66 साल के बुज़ुर्ग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इनको कुछ सर्दी जुकाम था 2-3 दिन पहले, तो डॉक्टर्स को दिखाया था और उनके एडवाइस के बाद इनकी जांच कराई गई थी और इनका सैंपल कल रात के पॉजिटिव आया है। इनको यहाँ प्रधानमंत्री आवास में इनको शिफ्ट कर दिया गया। उनकी हालत स्थिर है, अभी कोई वर्तमान में कोई सिम्टम नहीं है। एक्चुअली इनके लड़के पंजाब में BSF में थे, वहाँ से घर आए थे। घर में आने के बाद लड़के तो दूसरी जगह चले गए और ये घर में थे, तो संभवतः लड़के के आने से जो उनका संपर्क बना है उससे संभावना है कि उसी से इनको ये केस पॉजिटिव हुआ है। नहीं, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाली जा रही है, उसकी सभी शाम तक उसकी पूरी हो जाएगी। 24 घंटे में हमको करना होता है, क्योंकि कल रात के आया है प्रकरण, तो प्रक्रिया चालू है। अभी शाम रात तक उसका पूरा कॉन्टैक्ट हिस्ट्री करके उसकी जो भी उसके प्रोटोकॉल्स होंगे कोविड के, तो उसको पूरा किया जाएगा। हाँ, टोटल हमारे पास 113 कोरोना केसेस पाए गए अभी तक, पॉजिटिव केस थे। उसमें से 65 लोगों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है। एक की डेथ हो गई है और 47 हमारे एक्टिव केस हैं जो अभी हमारे अस्पतालों में भर्ती हैं। सभी की हालत स्थिर है? सभी की हालत स्थिर है। हमारे पास कोई भी मरीज वेंटिलेटर या ऑक्सीजन पे नहीं है, सभी स्वस्थ हैं और धीरे धीरे समय आने पर 10 दिन जैसे पूरे होते हैं तो उनको डिस्चार्ज, स्वस्थ रहने पर डिस्चार्ज किया जाएगा। सीमेंट मजदूर एकता यूनियन सीटू के तत्वावधान में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया। इतना ही नहीं, वहां से गुजर रहे सांसद व विधायक के वाहन को भी मजदूरों ने घेर कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जीपी प्रबंधन की मनमानी कम होने का नाम नहीं ले रही है।
जबकि लगातार श्रमिक इस विषय को लेकर लगातार जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन स्तर पर गुहार लगा चुके हैं, बावजूद इसके इनकी समस्याओं पर अभी तक कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी बात को लेकर लगातार श्रमिक दर बदर भटकने को मजबूर हैं। इधर आक्रोशित मजदूरों ने सैकड़ों की संख्या में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर दिया तथा एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसके बाद एसडीएम ने श्रमिकों को आश्वस्त किया है कि जल्द ही इस संबंध में कंपनी प्रबंधन से बात कर समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। वहीं सीटू नेता ने चेताया कि अगर जल्द इस दिशा में कोई विचार नहीं किया गया तो कंपनी कारखाने के श्रमिक हड़ताल पर चले जाएंगे। आप सारे लोगों को पता है कि पिछले 4 महीने से जो है वो जेपी का जो कारखाना है वहाँ पर मजदूरों की समस्या चल रही है। उन्होंने लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद से ये था कि सारे मजदूरों को काम पर रख लेंगे। लगातार हम लोग कलेक्टर साहब को और यहाँ के प्रशासन को वहाँ की स्थिति से अवगत करा रहे हैं, पर अभी तक उन्होंने जो है 450 वर्कर आज भी काम से बाहर हैं। और आप सारे लोग देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अमानवीय जो कंपनी की ओर से व्यवहार किया जा रहा है कि ये जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पतियों ने उस कारखाने के अंदर सेवा देते हुए जिनकी मौत हो गई, वो उसके आधार पर उन्हें कारखाने के अंदर नौकरी मिली है, वो उनको 4-4 महीने से जो है ना तनख्वाह मिल रही ना काम मिल रहा है। ये इतना असंवेदनशील और क्रूर प्रबंधन है कि इन महिलाओं तक को काम पर नहीं रख रहा है। इनकी सैलरी के बारे में आप सुनेंगे तो और आश्चर्य करेंगे। इनको किसी को 8,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है, इसमें ये परिवार चला रही हैं। इनको भी कंपनी के अंदर नहीं रखा जा रहा है। तो आज हम लोग कलेक्टर साहब से यही कहने, वो तो लगातार यही कह रहा है प्रशासन के, वो हम कोशिश कर रहे हैं। आज तो हमने साफ तौर पे प्रशासन को इस बात के लिए कह दिया है कि ये 2-3-4 दिन के अंदर हमारे जो लोग बाहर हैं उन्हें आपने कारखाने के अंदर सबको अंदर नहीं रखवाया, चाहे वो ठेका वर्कर्स हो चाहे परमानेंट। और जो लोगों का स्थानांतरण किया जा रहा है, ट्रांसफ़र किया जा रहा है, किसी का भूटान किया जा रहा है, किसी का चुर्क किया जा रहा है, किसी का चुनार किया जा रहा है ना। तो ऐसी हालात में जो है उनके ट्रांसफ़र निरस्त किए जाएं और ये सब चीज़ें नहीं होती तो हम 3-4 दिन के बाद जो है पूरे कारखाने के अंदर हड़ताल पे जाएंगे। हाँ, उससे कोई कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि हम लोग लगातार शांतिप्रिय तरीके से अनुशासित तरीके से ये चाहते हैं कि इनकी जो वाजिब मांगें हैं मजदूरों की, वो वाजिब मांगों का समाधान निकाला जाए प्रशासन की पहल से। पर प्रशासन की ओर से अभी तक उस तरीके की कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। हाँ, 100-200 लोगों को रख लिया है, बाकी लोग अभी भी बाहर हैं। तो आज हम लोगों ने कहा कि इन महिलाओं को, मुख्य रूप से जो विधवा महिलाएं हैं, इनको कल से ही काम पर वापस लिया जाए और बाकी मजदूरों को भी काम पर वापस लिया जाए, नहीं तो हम लोग जो है हड़ताल पर जाएंगे। सौंपे गए ज्ञापन के संबंध में तहसीलदार यतीश शुक्ला से बात की गई तो इन्होंने इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। सीमेंट वर्कर यूनियन के द्वारा सीटू के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। गिरजेश सिंह बघेल उनके जो संभागीय अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन 2 दिए गए हैं। पहला ज्ञापन एक विधवा महिला के नाम पर दिया गया है कि अनकॉम्पन नियुक्ति उनको नहीं मिल रही है और साथ में उनको रहने की भी जगह नहीं है, उससे संबंधित ज्ञापन दिया गया है। और दूसरा ज्ञापन वहाँ पर ये दिया गया है कि जिन कर्मचारियों को कोरोना या लॉकडाउन लगने से पहले रखा गया था, होल्ड पर रखा गया था, सारे लेबर्स को वापस नहीं लिया गया है। प्रबंधन से बात हुई थी हमारी, प्रबंधन का कहना यह है कि हम धीरे धीरे करके सारे लेबर्स को वापस ले रहे हैं। उसी के संबंध में दूसरा ज्ञापन दिया गया है। जेपी प्रबंधन से बात करके इस ज्ञापनों पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस नेता व ग्रामीण अध्यक्ष त्रियुगी नारायण शुक्ल भगत समेत शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू, कांग्रेस नेता डीपी सिंह समेत रमाशंकर सिंह द्वारा एक संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए गए और कहा कि शहरी क्षेत्रों में फर्जी मतदाताओं के आधार पर बीजेपी चुनाव जीतती रही। इस बात का खुलासा विगत दिनों हुआ जब भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष व पार्षद के 400 फीट के घर में कई फर्जी मतदाता पाए गए हैं। पत्रकार वार्ता के दौरान क्या क्या आरोप कांग्रेस नेताओं द्वारा लगाए गए, आइए हम आपको सीधे इन्हीं से रूबरू कराते हैं। तरफ से सादर प्रणाम। आदरणीय साथियों, आप हमारे देश के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। हम लोगों से भी ज़्यादा महती जिम्मेदारी आप सबकी होती है। अभी जैसे हमारे शहर अध्यक्ष जी ने कहा कि 2 तरह का यहाँ हमारे रीवा में कानून है। हालांकि भाजपा की सरकार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कानून ख़त्म है पूरी तरह से। लोग ये कहते हैं इमरजेंसी का बहाना देते हैं, लेकिन इमरजेंसी में हमारी जानकारी में संविधान निलंबित था, लेकिन भाजपा की सरकार में संविधान ही समाप्त है। गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, मोटरसाइकिल वाले जो गरीब लोग थे उनको 1000 से 500 रुपये फाइन लगाई जाती है।
लेकिन यहाँ के भाजपा के नेताओं, जिस तरह से आप सबने कहा देखा होगा, रोज आपके ही पेपर में छपता है, हम लोग पेपर में भी देखते हैं, सोशल मीडिया में भी देखते हैं कि जिस तरह भाजपा के लोगों को छूट दी गई है। अभी कलेक्टर महोदय ने एक आदेश जारी किया है कि 20 लोग शादी ब्याह में रहेंगे, 10 लड़की के पक्ष से, 10 माने लड़के के पक्ष से। मेरा आप सबसे निवेदन, आप सब यहाँ बैठे हैं, हम लोगों का समाज इस तरह का एकल नहीं है, हम लोग पारिवारिक वातावरण में रहते हैं। कोई भी परिवार होगा तो 25-50 लोग, कोई अकेले पति पत्नी नहीं रहते, हम लोग माँ बाप भी रहते हैं, भाई भरजाई भी रहते हैं, सब लोग एकल परिवार होता है। कम से कम 25 से 50 लोग एक परिवार में रहते हैं। तो क्या हम परिवार के लोगों को बाहर कर दें? पहले तो 50 लोगों का था, ठीक है, आपने भी 10 लोगों 20 लोगों का किया, तो फिर ये भाजपा के लोगों के लिए क्यों इस तरह की छूट है कि जहाँ वो शिलान्यास करें, पब्लिक मीटिंग करें, कोई न मास्क लगाए। पूर्व मंत्री जी की भी आपने फोटो दिखा, सबरिया विधायक हैं, आपके वहाँ के विधायक हैं, कई, कोई एक कार्यक्रम नहीं है, पूरा आप लोगों के पेपरों में छपा हुआ है इस कार्यक्रम में उस तरह की स्थिति। दूसरा मेरा ये निवेदन है कि इस तरह की वोटर लिस्ट की जो भाई सहार ने कही है, हर जगह की परिस्थिति इसी तरह। मेन मुद्दा हम लोग और आते हैं जो बिजली का बिल, बिजली का बिल रखा हुआ है जब से इनकी सरकार आई है, जिसको 100 रुपये आ रहे थे उनके 10,000। मैं एक चीज़ अभी नहीं ले आया हूँ, मेरे माने आप समझिए, मैं कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ, सिमरिया विधानसभा का प्रत्याशी हूँ। मेरे भी पत्नी के नाम से एक फर्जी बिल आया है मोटर का, हमने आवेदन दिया वहाँ सिरमौर में कि भाई ये बिल मोटर कहाँ लगा हुआ। माने मेरी पत्नी के नाम से, विद्या शुक्ला के नाम से एक बिल आया है मोटर का 3 हॉर्स पावर का, जो बिजली का कनेक्शन कहीं है ही नहीं। मैंने उन्हें आवेदन दिया तो उन्होंने कहा हलफनामा दो। भाई हम हलफनामा क्यों दे दें? भाई तुम कहाँ ले आए हो, कहाँ लगा है मोटर, ये दिखाओ। तो जब हमारे साथ ये स्थिति है तो गरीब लोगों के साथ क्या स्थिति? पूरे जिले में अभी कनेक्शन काटे गए, गुंडागर्दी की गई कि भाई अब इतने रुपये जमा करो, नहीं बिजली का कनेक्शन काट भी दिया गया। मेरा ये कहना है आप सबके माध्यम से, इस यहाँ के प्रशासन और प्रशासन से मेरा ये कहना है कि उसकी जांच कराइए। जो असली बिजली का बिल है, असली खपत है, उसे आप लीजिए, लेकिन इस तरह की दादागिरी न करिए कि मुझे वसूली करना है तो आपके 10,000 है, 10,000 जमा करिए, नहीं बिजली का बिल काट दें। आवारा मवेशियों की समस्या है, गाँव के नाम, गाय के नाम पर, इनकी गाँव माता है हमारी, उसके नाम से इनने सरकार बनाई। आज आप रोड पे चलें, कहीं भी चलें, आप 40 किलोमीटर की यात्रा करें तो 4 से ऊपर से मवेशी आपको रोड पे मिल जाएंगे। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, 10 से 20 मवेशी मर रहे हैं, 10 से 20 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो रहा है। किसानों की तो हालत खराब है, 100-100, 200-200, 500-500 एकड़ की जमीन खेती के बगैर पड़ी हुई। हमारी सरकार ने गौशाला बनाने का कार्यक्रम किया तो इनने गौशाला का भी काम रोक दिया, गौशाला एक भी चालू न हो रही। इसलिए मेरा ये कहना है कलेक्टर महोदय से, यहाँ के प्रशासन से, कि जो भी हो, जैसा भी हो, उन मवेशियों के रहने की व्यवस्था करिए जिससे किसान अपनी खेती कर सके, वो कर सके। और बिजली का बिल जो है वो बिजली बिल में पूरा सुधार करे, यही हमारा आप सबके माध्यम से। एक चीज़ और है, 31 मई को एक बड़ा आंधी तूफान आया था, यहाँ बहुत सारे जंग मने पेड़ पौधे सब उल्टा उखड़ गए होंगे, अगर गाँव में आप लोगों ने देखा होगा। मैंने 100-100 साल, 50-50 साल के पेड़, उसके ऊपर की टहनी नीचे हो गई है, जड़ ऊपर उखड़ के चली गई, घर बार सब उड़ गए, लेकिन आज रुपये तक एक मई मुआवजा नहीं दिया गया। अब बिजली से अभी आपके ज़िले में देखा होगा आपने कि 40 से 50 लोग, मैंने एक दिन में तो एक 30 आ गया था इसका आंकड़ा। मैंने इस तरह से बिजली का भी, बिजली जो गिरती है आसमानी बिजली, उससे भी बहुत सारी मौतें हो गई। नगर निगम क्षेत्र के अंदर अभी एक पार्षद के घर में 22 लोग चिन्हित हुए। दूसरा एक उदाहरण आपके सामने है, वार्ड नंबर 7, रूपला जी का नाम है, जोगा जी का नाम है, राहुल जैन जी का नाम है। इनके वोटों का उपयोग कौन सा दल कर रहा है, ये आप सब समझते हैं कि इनकी 15 साल की सरकार ईवीएम से वोटों की चोरी, फर्जी नाम लिखवा के वोटों की चोरी, इसके दम पे यह भारतीय जनता पार्टी के नेता नेतृत्व करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता खरीद फरोख्त कर विधायकों को सरकार गिराते व बनाते हैं। ये उनका चाल चरित चेहरा आपके सामने लेके आया हूँ। और ये वार्ड नंबर 7 का है। इसमें से रूपला जी का नंबर और सबका नंबर, ये सर मैं आपको एक कॉपी दे रहा हूँ, इसकी फ़ोटो खींच ले, में सारे नंबर हैं, सारे नंबर आपको मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं। इवन देन आईजी गुप्ता जी तक का नाम है उसमें। और मैंने अभी तक
10 वार्डों की सूची निर्वाचन आयोग के हमारे कलेक्ट्रेट के अंदर 10 वार्डों की सूची पहुंचा चुका हूं। हर वार्ड में 100, 50, 60 नाम जो हैं फर्जी हैं और कुछ 30-40 ऐसे भी हमारे परिवार के सदस्य रहे हैं जो शांत हो गए हैं, जिनका नाम नहीं कटा है। वो पूरे 10 वार्डों की सूची आपको कलेक्ट्रेट में मिल जाएगी। अगर चाहेंगे तो उसकी एक कापी मेरे पास भी उपलब्ध मौजूद है, उसकी रिसीविंग के साथ। एक कापी हमने कलेक्टर साहब को दी, एक नगर निगम आयुक्त को दी और एक भोपाल हमने चुनाव आयोग में भेजी है। मेरा रीवा प्रशासन से, कलेक्टर साहब से, आयुक्त साहब से और चुनाव अधिकारी से विनम्र आग्रह है कि ये जो फर्जी नाम भारतीय जनता पार्टी के रिश्तेदारों के, दोस्तों के, नातों के जुड़े हुए हैं, इन्हें तत्काल इस वोटर लिस्ट से हटाया जाए। ये ना बोला जाए कि इसमें आपत्ति दी जाए, आवेदन दिया जाए। हमने साफ साफ लिखा है कि इनकी जांच करके ये नाम हटाए जाएं। आपके माध्यम से मैं ये चाहता हूं कि यह देश का लोकतंत्र, जो संविधान इस देश के अंदर बनाया गया है, वो लोकतंत्र मजबूत हो, संविधान मजबूत हो, तभी संभव है जब वोटों का ये फर्जीवाड़ा बंद होगा, ये खरीद फरोख्त बंद होगा, तभी संविधान भी मजबूत होगा, गरीब भी मजबूत होगा, युवा भी मजबूत होगा, व्यापारी मजबूत होगा। सड़क दुर्घटना के बाद न्याय पाने दर-बदर भटक रहा पीड़ित परिवार। शुक्रवार को न्याय की गुहार लेकर पीड़ित परिवार रीवा सांसद के आवास पर पहुंचा और उनसे न्याय की गुहार लगाई। अब देखना यह होगा कि पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या पूर्व की तरह महज निराशा ही हाथ लगेगी। यह घटनाक्रम विगत 18 मई 2020 का है, जिसमें गुड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत दुआरी लोहरदहा नाले के समीप मोटरसाइकिल सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार कार चालक द्वारा लापरवाहीपूर्ण तरीके से ठोकर मार दी गई, जिसमें युवक सज्जन शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं अजय द्विवेदी गंभीर रूप से घायल हो गए, लेकिन इस मामले में अभी तक उचित कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई है। यह आरोप है पीड़ित परिवार का। संबंध ये था कि जो दुआरी में 18 मई को एक एक्सीडेंट हुआ, उसमें जो है सज्जन द्विवेदी तत्काल मौके में उनकी मृत्यु, संजय शर्मा के तत्काल मौके में मृत्यु हो गई। और दूसरा जो अजय द्विवेदी है, उनका मतलब इतना घायल है कि उनके मरणोपरांत हैं और उनके पूरी शरीर की हड्डी टूट गई, रीढ़ की हड्डी टूट गई, वो बाहर नहीं निकल पाए, मतलब उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बहुत दिक्कत है। तो यहाँ तमाम आवेदन दिए, यहाँ गुड़ थाना प्रभारी महोदय को यहाँ लोग आवेदन दिए, बात किए, निवेदन किए सब की ऐसी ये हुई। तो वो क्या हुआ कि जिसका वाहन, जो गाड़ी थी, जो कार एक्सीडेंट करी थी, उसको थाना प्रभारी महोदय ने थाना में खड़ा किए थे 4 दिन। इसके बाद वो वाहन छाड़ दिए। छाड़ने के बाद जब उनके परिजन लोग जब थाना प्रभारी से कहते हैं तो उन्होंने कहा कि वो निर्दोष है, वो नहीं है और अज्ञात वाहन लिख दिए। तो ये आपने सारे लोग ज्ञापन दिया गया, यहाँ जिला एसपी को दिया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय को, तो उन्होंने आश्वासन दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद आपको 7 जुलाई को यहाँ पुलिस महानिरीक्षक आईजी साहब को ज्ञापन दिया गया, उन्होंने आश्वासन दिया। जब नहीं कार्रवाई हुई तो ये हुआ कि जनता का चुनाव व्यक्ति के पास चलें, जो रीवा सांसद महोदय जनार्दन प्रसाद जी हैं, उनके पास आए इसी मुद्दे में कि भाई हमको न्याय की गुहार लगाने आए हैं कि हमको न्याय हो, मेरा अधिकार मिले। जो एक्सीडेंट, जो जिस गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ उसके नाम FIR कायम होना चाहिए। तो इसको ज्ञापन दिया गया। यही सब हम लोगों की मांग है कि वो वाहन को क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा है कि हम उसे अगर वाहन एक्सीडेंट किया है तो उसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध होगा और FIR होगा। वो आश्वासन दिए हैं कि पूरा सहयोग करेंगे। इसी संबंध में शुक्रवार को सांसद निवास पहुंचकर स्थानीय लोगों एवं पीड़ित परिवार द्वारा न्याय की गुहार लगाई गई है। इस संबंध में सांसद जनार्दन मिश्रा से बात की गई तो इन्होंने बताया कि इस विषय में एसपी से बात की गई है, जिस पर कार्यवाही का आश्वासन रीवा एसपी द्वारा दिया गया है। इस संबंध में आईजी से भी पत्राचार किया गया है। इन लोगों का कहना था, जो लोग आए थे, कि अभी तक कोई FIR नहीं हुई। इसमें एक आदमी मर गया है, एक आदमी की कमर टूट चुकी है, पूरा वो अपंग हो चुका है कमर के नीचे,
लेकिन अगर ऐसा है कि इतने बड़े कांड घटना के बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैंने एसपी साहब से बात की है, उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और उनके परिजन का एक टेलीफोन नंबर भी लिया है कि इस नंबर पर हम बात करके बताएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके ऐसे अधिकारी के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए और मैं आईजी को भी लिख रहा हूँ। अब वो मैं अधिकारियों से भी मैं बता रहा हूँ कि एसपी से बात किया है, आईजी को लिख रहा हूँ और मैं आज हमारी मुलाकात होगी एसपी से, तो मैं इस संबंध में उनसे चर्चा करूँगा कि इस तरह की लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब कितना करेंगे कितना नहीं करेंगे वो अलग बात है, लेकिन हम तो इस बात की बात करेंगे। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने पत्रकार वार्ता कर छत्तीसगढ़ की तर्ज पर प्रदेश सरकार से गोबर प्लांट लगाए जाने की मांग की है। इसके पूर्व भी श्री तिवारी ने इस बात की अलख जनस्मिता यात्रा के दौरान जगाई, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ सरकार ने पहल भी शुरू कर दी है। अब इस अभियान को प्रदेश में लागू किए जाने की मांग की गई है। वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ने इस संबंध में विस्तार से पत्रकारों को जानकारी दी है। आप खुद सुनिए पत्रकार वार्ता में श्री तिवारी ने क्या मांग की है। आज पत्रकार वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य आवारा पशु, जिसे बेसहारा पशु कह सकते हैं, इनके आतंक से या इनके तमाम विचरण से न केवल खेती का नुकसान हो रहा है, खेती का रकबा घट रहा है, बोनी का रकबा घट रहा, बल्कि चलते फिरते रोड बाधित हैं, एक्सीडेंट लगातार हो रहे हैं, जनहानि हो रही है, अकाल मृत्यु के गाल में लोग समा रहे हैं और किसानों का भरपूर नुकसान ही नहीं, किसान मजदूर जिसको तथाकथित सरकारें जातिवाद की बात करती है, इसमें सभी जात, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का कल्याण होगा। इसलिए देश के प्रधानमंत्री को हमने चिट्ठी लिखा था, प्रदेश के 7 मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा था, परंतु हमारी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ ने इस गोबर क्रय करने का काम प्रारंभ किया है और तहसील स्तर से 700 लोगों को रोजगार देने का भी उन्होंने समिति गठित करके काम शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि विधायक निधि से भी ये काम कराने की पूरी छूट दे दिया है। मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ मध्य प्रदेश सरकार को आपके माध्यम से कि आखिर ये बंदरवाट कर रहे हैं, नॉन रिटर्न बिजनेस कर रहे हैं, लोगों को औकातहीन कर रहे हैं और यहाँ तक कि खैरात बांट रहे हैं। अगर इसमें सरकार का रेवेन्यू आएगा, हमारा गोबर क्रय करेगी सरकार तो जैविक खाद बनेगी, गोबर से हमें तरह तरह के पेन, डिस्टेम्पर, फाइलें इत्यादि इत्यादि का रोजगार मिलेगा। तो जहाँ एक वो रोजगार मिलेगा, वहीं दूसरी ओर ये ऐरा प्रथा बंद हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर जो तथाकथित गौशाला का आड़ पर लोग राजनीति करते हैं, ये गौशाला तो एक केवल नौटंकी है, एनजीओ का खेल है। गौशाला का काम ही खत्म हो जाएगा, लोग खुद घर घर गौशाला हो जाएगा। और जब घर घर गौशाला हो जाए, गाय बंधेगी, बैल बंधेगा, भैंस बंधेगी, गोबर बिकेगा, तो न केवल इंसान का स्वास्थ्य ठीक होगा, दूध घी खाने को मिलेगा, निरोगी काया हो जाएगी और घर घर मेहमानों के लिए भी आदर आतिथ्य के लिए पैसे भी इत्यादि समुचित हो जाएंगे। जो प्रवासी मजदूरों की दुर्दशा हुई है, जगह जगह गए हैं इस तमाम कोरोना काल में और आए हैं, तमाम फैल रहा है, उनकी भी रोकथाम हो जाएगी। हम आपसे और मध्य प्रदेश सरकार से आपके माध्यम से ये निवेदन कर रहे हैं कि अगर सरकार किसी भी तरीके से इसमें कोताही करती है तो जैसे ही कोरोना की गति धीमी पड़ेगी, हम इसका उग्र आंदोलन करेंगे। अगर इस उग्र आंदोलन ही नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो हम महामारी आंदोलन करेंगे ताकि यहाँ जन कल्याण का काम हो सके, लोगों की मांग के साथ काम हो सके। ये जो बेईमानी हो रही है राजनीति में और जाति पात, अगर आप पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, SC ST, ये सारा खेल इसमें ख़त्म हो जाएगा। जब घर घर रोजगार मिलेगा, घर घर गोबर क्रय होगा, घर घर लोगों को आमदनी बढ़ेगी, तो जाति पात का काम ही खत्म हो जाएगा। मैं आज विशेष तौर पर इसी काम के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूँ और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबके ये तमाम सहयोग से न केवल बिंद का कल्याण होगा, बल्कि प्रदेश और देश में जिस तरह से राज्य छत्तीसगढ़ ने इस काम को शुरू किया है, मध्य प्रदेश भी सरकार शुरू करे, यही आपसे कहेंगे। अभी तो गोबर कांड शुरू ही नहीं किया, ये तो राजनीतिकों का साजिश है। घोटाला का कहाँ प्रश्न है?
अभी छत्तीसगढ़ में गोबर का काम ही शुरू हो रहा है। और इसके पहले कि ठेकेदार जो तथाकथित राजनीतिक दल हैं गाय का ठेका लेते हैं, गोबर का ठेका लेते हैं, जात का ठेका लेते हैं, उनको लगने लगा कि अरे गांव की रक्षा हो जाएगी, गऊ की रक्षा हो जाएगी, ये गोबर वाला काम शुरू हो जाएगा तो हमारा तो मुद्दा ही गायब हो जाएगा। साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि मुद्दा किसी का भी गायब हो, जन कल्याण का मुद्दा, जन जीवन का मुद्दा, ये जीवन बहुत बहुमूल्य है। आज जिस तरह से लोग डांग हाँक रहे थे बड़े बड़े, वो डांग हाँकना बंद हो गया। प्राकृतिक एक घटना आई, पूरा देश भयभीत है, पूरा विश्व भयभीत है। गोबर से जन कल्याण होने वाला है, गोबर से रोजगार मिलने वाला है, गोबर से बेरोजगारी दूर होने वाली है, गोबर से जात पात खत्म होने वाला है। और गोबर ही एक ऐसा विषय है जो हम किसी भी अच्छे काम के या गलत काम के, मृत्यु के पहले भी गौदान होता है, गोबर का होता है। शादी के पहले भी हम गौ गणेश का स्थापना करके हम विवाह प्रारंभ करते हैं। हिंदू मुस्लिम में भी जो शंकर भगवान है उनके ऊपर जो त्रिशूल है उसमें चांद है और त्रिशूल है, वो शंकर भगवान ग्रहण करते हैं, कोई जात पात नहीं। ये बड़ा मुद्दा है। आए अगर मैं रीवा के ही जनता से नहीं, मध्य प्रदेश के पूरे लोगों से और देश की जनता से अपील कर रहा हूँ कि ये गोबर प्लांट लगाने में सरकार का कोई खर्च अतिरिक्त नहीं लगेगा, इसी से रेवेन्यू आएगा, इसी से काम चलेगा। और गोबर प्लांट लगाना इस समय की इतनी मांग है, इतनी ज़रूरत है। अगर इसमें कोई कोताही कर रहा है, अगर इसमें कोई राजनीति कर रहा है, अगर इसमें कोई दलगत राजनीति का कोई रोटी सेंक रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो मानव कल्याण का बेईमान है, जन जागरण का बेईमान है, मनुष्य जात के लिए बेईमान है, और उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। खासतौर पर मैं सांसद विधायकों को कहना चाहता हूँ, ये मुंह नहीं खोल रहे इस मुद्दे पर। इसकी क्रेडिट लक्ष्मण तिवारी को नहीं जानी है, इसकी क्रेडिट जो काम करेगा जनता को जानी है। जनता की जिसके घर में नून तेल के लिए कठिनाई हो रही है। कब तक बांटोगे खैरात, कब तक बांटोगे सितंबर अक्टूबर तक गल्ला? गल्ला किसके बाप का है? गल्ला किसके पिताजी का गल्ला है? गल्ला किसान का है, गल्ला किसान के मजदूरी का है, गल्ला किसान के मेहनत का है। ये किसी के बाप की बपौती गल्ला नहीं है जो तुम बांटोगे बैठ के सिंहासन में बैठ के। इसलिए मैं विरोध कर रहा हूँ कि लोगों का कल्याण हो, किसानों का कल्याण हो, मजदूरों का कल्याण हो। तथाकथित बेचारे अनुसूचित जाति जनजाति जिसको नाम जात के नाम पर अपमानित और जात के नाम पर लोग लाभ ले रहे हैं, इनका भी कल्याण हो। मैं इसके लिए आज आप सबको तकलीफ दे रहा हूँ। महामारी आंदोलन जिस तरह से प्रकृति ने चलाया कि अगर जरूरत पड़ेगी गोबर के लिए, कि गोबर में देखिए, गोबर से महामारी इसलिए बचाना है, महामारी जो फैल रही है गंदगी से, इसको बचाना है, तो हम उसका नाम महामारी रखेंगे कि महामारी से मुक्त करेंगे। जो महामारी फैल रही चारों तरफ, इस गंदगी के महामारी से मुक्त करने का इसको हम आंदोलन चलाएंगे, जागरूक करेंगे लोगों को, किसानों को कहेंगे कि भैया ये महामारी है, इस महामारी को किनारे करके आप जन कल्याण के लिए, अपने हितों के लिए आगे आइए। रीवा जिले में कोरोना मरीजों की अचानक से बढ़ती समस्या को देखते हुए शासन प्रशासन स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। इसी बात को लेकर देर शाम तक कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद श्री जनार्दन मिश्रा ने कहा, अनलॉक होने तथा बड़ी संख्या में लोगों के जिले के बाहर से आने के कारण कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कठोर उपाय आवश्यक हैं। इस दिशा में घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने तथा 2 गज की दूरी बनाकर रखने के निर्देश का बहुत कम लोग पालन कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए आमजन को जागरूक करना अति आवश्यक है। केवल प्रशासन के प्रयासों से इसमें सफलता नहीं मिलेगी। लोगों को जागरूक करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग भी लिया जा सकता है। अनलॉक होने के बाद लगभग सभी दुकानें खुल गई हैं। दुकानों में शासन के निर्देशों की अवहेलना की जा रही है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही भी की जाए। सांसद श्री मिश्र ने कहा कि सभी व्यापारी स्वयं मास्क पहने तथा दुकान में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को भी मास्क पहनना अनिवार्य करें। जो व्यक्ति मास्क न लगाए हो, उसे फिजिकल दूरी का पालन न कर रहा हो, उसे सामग्री प्रदान न करें। पुलिस अधीक्षक अनावश्यक घूमने वाले लोगों, मास्क न पहनने वाले तथा अव्यवस्था फैलाने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। बैठक में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने कहा कि लॉकडाउन के कारण छोटे दुकानदारों तथा फुटकर व्यापारियों को बहुत हानि हुई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए प्रतिबंधात्मक उपाय करते समय इनकी आजीविका का भी ध्यान रखा जाए।
बैठक में कलेक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि जिले में पिछले 3 दिनों से कोरोना संक्रमण के कई प्रकरण आए हैं। नगर पंचायत हनुमाना के ही 2 दिनों में 21 प्रकरण मिले हैं। संक्रमण का प्रमुख कारण बाहर से आने वाले व्यक्तियों का जांच न करना तथा क्वारंटीन का न होना है। हनुमाना चाक घाट तथा जिले के अन्य प्रमुख प्रवेश स्थलों पर शीघ्र ही जांच नाके बनाए जाएंगे। जिले में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जांच कराने तथा 14 दिन क्वारंटाइन करने की व्यवस्था की जाएगी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए शासन के निर्देशों तथा जिला आपदा प्रबंधन समिति में प्राप्त निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। कोरोना का संक्रमण रोकने के साथ साथ गरीबों की आजीविका चलती रहे, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे। जिले में कोरोना के उपचार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। जिले में प्रतिदिन लगभग 500 कोरोना नमूनों की जांच व्यवस्था हो रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिए गए निर्देशों का आम जनता द्वारा पालन कराने पर ही संक्रमण को रोकने में हमें सफलता मिलेगी। बैठक में सुझाव दिया गया है कि रविवार के साथ साथ शनिवार को भी जिले में पूर्ण लॉकडाउन किया जाए। बैठक में बाजार, पेट्रोल पंप, नर्सिंग होम, अस्पताल, होटल तथा प्रमुख सार्वजनिक स्थलों एवं कार्यालयों में भीड़ को नियंत्रित करने तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्यवाही करने का सुझाव दिया गया। बैठक में बड़ी संख्या में कोरोना के संदिग्ध रोगियों के नमूनों की जांच, रक्षाबंधन सोमवार को होने के कारण उनके एक दिन पूर्व रविवार को लॉकडाउन न करने का सुझाव दिया गया है। इस दौरान वहां मौजूद कई विधायकों ने भी अपने अपने सुझाव दिए हैं। लालगांव चौकी प्रभारी की मनमानी से तंग आकर महिला पहुंची एसपी कार्यालय। एसपी से लगाई न्याय की गुहार। महिला का कहना है कि चौकी प्रभारी द्वारा नाजायज तरीके से किया जा रहा है परेशान। शिकायत लेकर एसपी कार्यालय पहुंची पीड़ित महिला फूलकली शर्मा ने आरोप लगाया है कि लालगांव चौकी प्रभारी बालकेश सिंह व आरक्षक ब्रिजेश अहिरवार समेत 100 डायल का चालक आशीष विश्वकर्मा, इनके द्वारा इनके पुत्र को आए दिन परेशान किया जा रहा है। पूरा घटनाक्रम क्या है, इस संबंध में जब पीड़ित महिला से बात की गई तो इन्होंने विस्तार से जानकारी दी। 14 तारीख 10 बजे रात हमारे घर में गए कहीं वहाँ लड़किया कहाँ गया था, कहाँ हमारा लड़किया वो घर में टीवी देखा दूसरे घर में कुछ दूर पर था घर बाप बेटवा तो हम नहीं जानी थी कहाँ का है। जैसे पुलिस वाले तो उनसे थोड़ा डेरा तो पड़ता है तो कहीं कि नहीं जानी कहाँ का। तब अनाप शनाप बोले लागे, तो जब बोले लागे तो हमारी गाड़ी उनकी रखी रही तो गाड़ी लेके चले लागे ब्रिजेश सिंह आशीष। तो हम कहें कि गाड़ी हमारा न ले जाए तो हम गाड़ी के छोड़ाए ना, जैसे हमारा वो संपत्ति तो हम छोड़ा होता है तो हम कटोस दी तो गिर गए। तो फिर हो गया ऐसे अनाप शनाप तो बोला लाग। फिर हो गया वहाँ से जब हल्ला करें तो एक पापा आए, जब एक पापा आए तो फिर हो गया 100 नंबर गाड़ी लेके फिर वो चले गए। हम कभी परेशान करते पिए पाए रहते दारू आप आते जो कौनो शिकायत कर दी तो हमारे घर ही आ जाते थे। बताई मेहरिया बिटियन के लगे आते थे, मेहरिया बिटियन का अनाप शनाप कहते बताई हमारे छठी बिटिया है लड़किया यह भरा है तो बताई। फिर अब हम का करिए, हम पचे का करे लाई खान उनका दारू पी के आवत हमारे घर 10 बजे 11 बजे केहू दूसर कुछ भिड़ा दी जुझा दी तो एक सुनत नहीं है बात, हमारे घर डायरेक्ट आ जाता। 3 बेर हमारी गाड़ी लगी माली, 3 बेर 4 बेर हमारी गाड़ी लगी। फिर व्यवस्था करके 4 रोज 6 रोज 10 रोज में जम थोड़ा था बनाए रहन 2-4 तोला धन दे रहा तो वही बेच के फिर 10 रोज 15 रोज में फिर पैसा देने उनका फिर गाड़ी चुनाए यह धंधा करे हैं। आज जब घर में ही तो गाड़ी लेके फिर चली दे न पाई होगा था पैसा फिर कौन बेर 10,000 मांगी, कौन बेर 5,000 मांगी, 5,000 10,000 से तक अब माने नीचे बोलवाई नहीं भी। तो फिर जब कुछ रही था कहूँ कि भीख मांगा तो फिर कुछ गहन बेची करके फिर ले तो हुआ करब उनका दे गाड़ी तो लेबे करब। सीबीएसई परीक्षा परिणाम में अंकिता अग्निहोत्री ने 96.6% अंक लाकर विद्यालय में द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। अंकिता ने मेरिट में स्थान प्राप्त कर विद्यालय के साथ साथ परिवार का भी नाम रोशन किया है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का रिजल्ट घोषित किया गया, जिसमें रीवा जिले के कई छात्रों ने प्रदेश भर में जिले का नाम रोशन किया है। इसके बाद हाल ही में सीबीएसई परीक्षा का भी परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें कई छात्रों ने अच्छे अंक प्राप्त कर विद्यालय समेत जिले के साथ साथ क्षेत्र व परिवार का नाम रोशन किया है। इन्हीं में से एक अंकिता अग्निहोत्री भी हैं, जिन्होंने सीबीएसई की परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर अपने कुल खानदान व विद्यालय का नाम रोशन किया है। अंकिता के पिता आनंद अग्निहोत्री हार्डवेयर का व्यवसाय करते हैं,
तथा इनकी माता गृहिणी हैं। अंकिता के बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर रीवा दर्शन द्वारा इनसे बात की गई तो इन्होंने इस बात का श्रेय अपने माता पिता व शिक्षकों को दिया तथा अंकिता ने कहा कि मुझे आगे चलकर एक अच्छा डॉक्टर बनना है जिससे बेहतर तरीके से समाज की सेवा की जा सके। आप खुद सुनिए रीवा दर्शन से बात करते हुए अंकिता ने क्या कहा। मैं इसके लिए अपने मम्मी पापा को और मेरे जो क्लास टीचर थे अजीत सर, उन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी और मेरे मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया। 2 घंटे डेली रूटीन में 5 आवर्स। कितने परसेंट मिले आपको? 96.6। बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। सबसे ज़्यादा सहयोग किसका रहता है? मम्मी का। और कुछ बताना चाहिए आप अपने पढ़ाई के विषय में, और जो लोग अब इस साल देंगे पेपर, उनके लिए कोई सफलता कैसे हासिल करनी है, किस चीज़ में वो करनी है कि आपके जैसे अंक प्राप्त करें बच्चे जो आने वाले हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि सेल्फ स्टडी सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि भले ही कोचिंग जाए या स्कूल में जो मटेरियल हो, सेल्फ स्टडी अपने से ही वो रैंक आपको हासिल करेगी। यातायात पुलिस ने की कार्यवाही। मास्क व हेलमेट न लगाने वाले लोगों के काटे गए चालान। शुक्रवार को रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह के निर्देशन पर हॉस्पिटल चौक के समीप तकरीबन 1 सैकड़ा 2 व्हीलर वाहनों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। की जा रही कार्यवाही के संबंध में यातायात थाने में पदस्थ सूबेदार दिलीप तिवारी से बात की गई तो इन्होंने बताया कि रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह व यातायात डीएसपी मनोज वर्मा के निर्देशन पर यह चालानी कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मास्क न लगाने पर 100 रुपये तथा हेलमेट पर 250 रुपये के चालान काटे जा रहे हैं। आज चालानी कार्रवाई यहाँ पर हो रही है। मुख्य रूप से जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया है उन लोगों को, और जो हेलमेट नहीं लगाया है वो, ऐसे लोगों पर हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उनको चालानी कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया उनको महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है, उनका 100 रुपये चालान जुर्माना है, और जिन लोगों ने हेलमेट नहीं लगाया है उनका 250 रुपये जुर्माना है। अभी यही कार्रवाई चल रही है और डेली कार्रवाई चलेगी। ऐसा देखने में आ रहा है कि मैक्सिमम लोग जो है मास्क और हेलमेट नहीं लगा के चल रहे हैं। तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं कि जब तक मैक्सिमम लोग मास्क और हेलमेट नहीं लगा लेंगे तब तक ये कार्रवाई जो है चलती रहेगी। अभी तक लगभग 90 से 100 लोगों का जो है चालानी कार्रवाई हो चुकी है और अभी तक जारी रहेगी। अभी देखने में जैसे आ रहा है कि और लोग ऑफिस जा रहे हैं, हॉस्पिटल से निकल के आ रहे हैं, या फिर जो स्टूडेंट है, जो नाबालिग है, वो भी मैक्सिमम लोग गलती कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ऐसे लोग भी गाड़ी चला रहे हैं। तो सभी लोगों को, तमाम चीज़ों को देख करके हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में, जैसा कि आप देख रहे हैं। नगर निगम कर्मचारी की तानाशाही से स्थानीय लोग परेशान। निगम कार्यालय पहुंचकर की गई शिकायत। खराब सड़क से लोग हो रहे हैं परेशान। वहीं यहां रहने वाले नगर निगम कर्मचारी द्वारा सड़क निर्माण के लिए गिराए जाने वाले मलबे को जबरन अपने घर पर गिरवा लिया गया है। यह मामला है रीवा नगर पालिक निगम के वार्ड क्रमांक 26 ललपा तालाब के समीप का, जहां नगर निगम में तैनात कर्मचारी की मनमानी व खराब सड़क से लोग परेशान हैं। इस बात को लेकर स्थानीय लोगों ने कलेक्टर सहित नगर निगम कमिश्नर से शिकायत की है। वार्ड वासियों की समस्याओं के संबंध में लोगों से बात की गई तो सुनिए लोगों ने क्या कहा। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत थी भाई, गिर गया मटेरियल। बहुत दिक्कत है बारिश के टाइम पे ना। दिक्कत थी। अच्छा, यहाँ पे जो बनी है वो कैसे आपने खुद से बनवाया है क्या? अरे ये बाद में अब ये पार्टी ही कम से कम का बताइए, नहीं तो खोद दिए नहीं एक फुट। अच्छा, लायक नहीं रहा तो ये सही से इतना चल गए, इतना अपने हाथ से पार्टी। ये देखिए, ये यहाँ के रहवासी हैं, इन्होंने खुद के पैसे से ये रोड बनवाया है ना। अभी इनकी डिमांड है कि थोड़ा अच्छे से मुरू मिट्टी गिर जाए ताकि लोगों को निकलते हुए अच्छे से बने, है ना। ये वार्ड क्रमांक 26 अम्बेडकर नगर का है हाल, जो कि श्रवण कुमारी स्कूल के पीछे गए थे कंप्लेन करने। नगर निगम में गए थे तो क्या बोला था वहाँ पे आपको नगर निगम वालों ने? बोले कि 2-3 दिन में आपकी रोड बन जाएगी। अच्छा, और अपने साइड माल भी गिरा और अपने कर्मचारी अपने घर साइड गिरवा लिए। वो जो मटेरियल पीछे गिरा हुआ वो कैसे मटेरियल है? वो हमारे इधर गिरने वाला था जी, बट उन्हें रात में 12-1 बजे करीबन अपने इधर गिरवा दिया। अच्छा, जो नगर निगम के इंजीनियर हैं। अच्छा अच्छा।
ठीक है, तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किया है क्या? हाँ हाँ किया है। जी जी ठीक है। ये देखिए वार्ड क्रमांक 26 का हाल, जो कि एक सूखी रोड में नगर निगम के कर्मचारी ने पावती भी है। जी, आपने कहाँ कंप्लेन किया था? कहाँ कंप्लेन किया था जी, किसको किया था कंप्लेन आपने? कलेक्टर और कमिश्नर जी को। जी जी जी, ये देख लीजिए आप किस भी कर गए थे जी जी कितना मटेरियल बोला था गिरने के लिए? 2 डंप है। तो कितना मटेरियल गिरा आपके इधर इस साइड पे? एक हाईवा बस गिरा है। एक हाईवा गिरा है और दूसरा हाईवा गिरना था दूसरे दिन जी, मगर रात 1 बजे करीबन जी उन्होंने अपने इधर गिरवा लिया, इधर पर। ओके ओके, जो कि वो उधर एकदम से सूखा दिख रहा है। हाँ उधर सूखा है। जी 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 रोड है, ऐसे पानी भरा हुआ है जी, और उधर जो सूखी रोड है उधर पे गिरवा दिए हैं। जी। निकलते नहीं बनता है, अगर जो रात में कोई प्रॉब्लम हो जाए जी जी तो आदमी उधर ही फंसा रह जाए। जी जी, ऐसी हालत है। ये देखिए एक नगर निगम के कर्मचारी द्वारा जो मटेरियल सूखे रोड पे गिराया गया है और यहाँ पे लोगों के घर के सामने पानी भरा हुआ है, उसको इग्नोर करते हुए देखिए एक तरह से पूरी तरह से भ्रष्टाचार है। आप देख सकते हैं लोगों को निकलने में कितनी मुश्किल हो रही है, पर यहाँ की व्यवस्थाएं कैसे आप अपने आंखों से देख लीजिए। और अब अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा जिले में फिर फूटा कोरोना बम। अभी तक में सबसे बड़ी संख्या में 19 लोग एक साथ पाए गए कोरोना पॉजिटिव। सीमेंट मजदूरों की समस्याओं को लेकर C2 के तत्वावधान में किया गया कलेक्ट्रेट का घेराव। मांगे नहीं मानी गई तो होगा उग्र आंदोलन। कांग्रेस नेताओं ने की संयुक्त पत्रकार वार्ता, भाजपा पर लगाए कई आरोप। कहा शहरों में फर्जी मतदाताओं के दम पर चुनाव जीतती रही है बीजेपी। और सड़क दुर्घटना के बाद न्याय की गुहार लेकर पीड़ित परिवार पहुंचा सांसद आवास। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।